उच्च प्राथमिक प्रमाण पत्र परीक्षा 2025 का सैंपल प्रश्न पत्र है, उसका मॉडल आंसर हम यहाँ पर देने जा रहे हैं। कक्षा 8वीं गणित विषय है और समय रहता है इसका 3 घंटा, पूर्णांक रहेगा 80 अंक। और यहाँ पर अनुक्रमांक भरने के बाद आपको निर्देश पढ़ लेना है, निर्देश में जो भी दिया है आपको समझ लेना है और उसके बाद आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहेगा, सही विकल्प को चुन करके आपको लिखना है। तो निम्न में से पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी है? यहाँ पर पूर्ण वर्ग संख्या तो आपको जैसा ही पता होगा 144 12 का वर्ग होता है, इसलिए 144 पूर्ण वर्ग संख्या होगी। जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो एक ही ओर के अंतःकोणों का योग कितना होता है? एक ही ओर के अंतःकोणों का योग होगा, जब दो समांतर रेखा था तो उसमें जो है एक तिर्यक रेखा जब काटे तो एक ओर के अंतःकोणों का योग, मतलब यहाँ पर रहे और यहाँ पर रहे तो दोनों का योग कितना होगा ये पूछा है। तो इसका हो जाएगा उत्तर 180 अंश। आंकड़ा है 5 3 2 2 4 5 3 3 4 3 5 3। यहाँ पर 3 जो है सर्वाधिक बार आया है, इसलिए इसका बहुलक 3 होगा। निम्नलिखित में से किसे ज्ञात करने हेतु आंकड़ों को आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना अनिवार्य होता है? किसे ज्ञात करने हेतु? तो इसका सही उत्तर है माध्यिका। जब माध्यिका हमको ज्ञात करना रहता है तो आंकड़ों को हम आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित करते हैं, तब जाकर के हम माध्यिका निकालते हैं। बीजीय व्यंजक ऋण x वर्ग y का घात 4 में गुणांक है, तो यहाँ पर जो गुणांक है वो क्या रहेगा? तो यहाँ पर इसका गुणांक होगा ऋण 1, सामने में कुछ नहीं है, यानी यहाँ पर देखिए ऋणात्मक संख्या है, ऋणात्मक संख्या उसके बाद 1 है जिसको लिखने की आवश्यकता नहीं है, तो ऋण 1 इसका गुणांक होगा। किस बहुभुज के विकर्ण समकोण पर समद्विभाजित होते हैं? किस बहुभुज के विकर्ण समकोण पर समद्विभाजित होते हैं? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा वर्ग। आप देखे होंगे वर्ग को, और जब इसका विकर्ण बनता है तो यहाँ पर ये समकोण पर समद्विभाजित होते हैं, ठीक है, उसी को कहा जा रहा है वर्ग। बट्टे की गणना किस मूल्य पर की जाती है? बट्टे की गणना अंकित मूल्य पर की जाती है। संख्या 1 को कहा जाता है, संख्या 1 को कहा जाएगा गुणन तत्समक, माने गुणा करने पर वही प्राप्त होता है। यहाँ पर आगे हम देखें, निम्न में से उचित भिन्न है। उचित भिन्न उसे कहते हैं जिसका अंश हर से छोटा हो। तो यहाँ पर देखें तो डी ऑप्शन इसका सही होगा, 5/12। पी तथा 2 तथा पी का योग क्या होगा? तो 2 धन पी होगा, ठीक है। अर्धवृत्त का कोण होता है, अर्धवृत्त का कोण होगा आपका 90 अंश, समकोण होता है। चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों का योग होगा, चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों का योग 360 अंश। वृत्त का व्यास त्रिज्या से दुगुना होता है, दुगुना। माचिस की डिब्बी में कितने शीर्ष रहेंगे? माचिस की डिब्बी में रहेंगे, वो तो घनाभ है, 8 शीर्ष रहेंगे। एक घनाभ में कितने कोरें होती हैं? तो एक घनाभ में आपका 12 कोरें होती है। अब आगे हम देखें, क्वेश्चन है अति लघुत्तरीय में, ऋण 2 का घात 7 गुणा 2 का घात 8। तो इसको जब हम हल करेंगे तो हो जाएगा ये कुछ इस तरीके से कि ऋण 2 को हम किस रूप में लिख सकते हैं? ऋण 1 गुणित 2 के रूप में हम लिख सकते हैं। तो जब दोनों का घात 7 होगा तो यहाँ पर हम दोनों का घात हम 7 कर देंगे और यहाँ पर गुणा 2 का घात 8 होगा। फिर अगले स्टेप में करेंगे क्या? यदि ऋण 1 का घात विषम संख्या है तो उसका मान तो ऋण 1 आएगा, और यहाँ पर 2 का घात 7 है और 2 का घात 8 है, इनके आधार समान हैं जैसा कि 2 है, तो इनके घात आपस में जुड़ जाएंगे और 7 और 8 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 15। तो यहाँ पर फिर हम देखते हैं इसको हल करके, तो ये हो जाएगा ऋण 2 का घात 15। तो इस प्रकार से उत्तर आ जाएगा।
फिर आगे हम देखें, नीचे दिए गए चित्र में त्रिभुज ए बी सी, ठीक है, त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। यहाँ पर देखिए समद्विबाहु त्रिभुज है, दो भुजा इसके समान है। वृत्त का केंद्र O, वृत्त का केंद्र O भुजा बी सी पर स्थित है, तो कोण बी का मान ज्ञात कीजिए। तो कोण बी का मान क्या होगा? यहाँ पर देखते हैं कि ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, इसका मतलब क्या है, ए बी बराबर ए सी, ठीक है। साथ में वृत्त का केंद्र O भुजा बी सी पर स्थित है, इसलिए बी ओ बराबर ओ सी भी होगा। यहाँ पर दोनों बराबर रहेंगे, ठीक है, इन दोनों की बात हो रही है। फिर ये भी देखते हैं कि त्रिभुज बी ओ सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, इसलिए कोण बी और कोण सी का मान भी क्या होगा, बराबर होगा कोण बी और कोण सी का मान। क्यों? क्योंकि उसके सम्मुख भुजा, यहाँ पर इसका भी भुजा इस भुजा का जो कोण है ये सम्मुख कोण, और इस भुजा का भी सम्मुख कोण, दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। और त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग कितना होता है? त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग, यहाँ पर जैसे कि तीनों अंतःकोणों का योग हो जाएगा आपका 180 अंश। तो यहाँ पर कोण ए धन कोण बी धन कोण सी बराबर हो जाएगा 180 अंश। और यहाँ पर आप जानते ही हैं कि कोण ए का मान अर्धवृत्त पर बना जो कोण होता है, अभी हम पढ़े हैं, कितना होगा, 90 अंश का मान होगा। और यहाँ पर ये दोनों बराबर हैं, तो कितना हो जाएगा, दोनों को यदि हम जोड़ेंगे तो हम देखते हैं कोण बी और कोण सी दोनों बराबर हैं, तो यहाँ पर हो जाएंगे दोनों का मान 90 अंश, ठीक है, और बराबर 180 अंश। यहाँ पर कोण बी बराबर कोण सी, ठीक है, तो हम यहाँ पर ये भी कर सकते हैं कि बी सी का मान, जैसे कोण बी और कोण बराबर सी है, तो यहाँ कोण बी के जगह में तो कोण बी रहेगा, कोण सी के जगह में भी हम कोण बी लिख सकते हैं, यानी दो कोण बी बराबर हो जाएगा 90 अंश। तो यहाँ पर कोण बी का मान क्या हो जाएगा, उस हिसाब से कोण बी का मान क्या हो जाएगा, कोण बी का मान इधर 90 तरफ जा करके पक्षांतर हो जाएगा 2, तो 2 एकम 2, और ये 90 को आधा करेगा तो ये 45 अंश हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं, क्या पूछा है यहाँ पर, कोण बी का मान ज्ञात कीजिए, तो कोण बी का मान हो जाएगा 45 अंश, ठीक है। आशा है आप लोगों के समझ में आ गया होगा। निम्नलिखित बहुपद, यदि समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट करके हमें लिख भेज सकते हैं, फिर उसका जो है डिटेल वीडियो आप लोगों के पास फिर से हम भेज सकते हैं, ठीक है। निम्नलिखित बहुपद को चर राशि के घातांक के घटते क्रम में लिखिए। तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पर ऋण एम का घात 6 है, फिर उसके बाद ऋण 12 एम का घात 5, फिर उसके बाद हम लिखेंगे ऋण 6 एम का घात 2, और फिर धन 8 एम, और फिर हो जाएगा धन 16। ये घटते हुए क्रम में हमने लिख दिया। फिर आगे है, एक बहुभुज में भुजाओं की संख्या 8 है, तो उसके अंतःकोणों का योग कितना होगा। यदि भुजाओं की संख्या 8 है तो यहाँ पर देखिए n ऋण 2 गुणित होगा 180 अंश। यहाँ पर n क्या हो, n होगा भुजाओं की संख्या, तो भुजा की संख्या यहाँ जैसे 8 है तो 8 ऋण 2 गुणित 180 अंश, यहाँ पर 8 ऋण 2 यानी 6 हो जाएगा, 6 में गुणा करेंगे 180 का, तो उत्तर आ जाएगा आपका 1080 डिग्री, ठीक है। समीकरण हल कीजिए, 6x धन 18 बराबर 24। नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, 6x बराबर 18 को इधर पक्षांतर कर देंगे तो 24 के साथ वो घट जाएगा, तो 24 के साथ यदि घटेगा तो उत्तर आ जाएगा उसका 6, 6x बराबर 6, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 6 इधर पक्षांतर होगा, 6 भागित 6 हो जाएगा, 6 कम 6, 6 कम 6, तो x का मान हो जाएगा आपका 1। इस प्रकार से देखें तो परिमेय संख्या 1/8 में आपको घटाना है ऋण 1/4 को, तो क्या उत्तर आएगा देखते हैं। जब इसको हम घटाते हैं तो हो जाएगा ये कि ऋण ऋण का गुणा यहाँ पर हो जाएगा धन, ठीक है। यहाँ पर तो क्या हो जाएगा
1/8 धन 1/4 हो जाएगा। दोनों का लघुत्तम समापवर्त देखें तो 8 ही होगा। और फिर ये हो जाएगा कि यहाँ पर 8 एकम 8, तो 8 एक बार जब भाग गया है तो वो 1 के साथ गुणा करेंगे तो 1 एकम 1 हो जाएगा। फिर धन का धन 4 के पहाड़ा में 8 2 बार में कटा है तो 2 1 के साथ 2 का गुणा करेंगे। ठीक है, तो ये 1 धन 2/8 हो जाएगा और 1 धन 2 बराबर हो जाता है 3, 3/8। इस तरीके से ये उत्तर आ जाएगा। आगे हम प्रश्न देखें तो 2/7 का घात 3 गुणित 1/2 का घात 3। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 2/7 का घात 3 है, तो यहाँ पर 2 का घात भी 3 हो जाएगा और 7 का घात भी 3 हो जाएगा। इसी प्रकार से 1 का घात भी 3 हो जाएगा और 2 का घात भी 3 हो जाएगा। और यहाँ पर हम देखते हैं कि 2 का घन या 2 का त्रिघात कहें तो 2 गुणित 2 गुणित 2 यानी 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 हो जाएगा। इसी प्रकार से 7 का जब गुणा करेंगे या 7 का घन हम जैसा कि जानते हैं 343 होता है। और इसी प्रकार से 1 का घन 1 और 2 का घन हो जाएगा 8। अब इसको जो है हम क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। 8 और 8 कट जाएंगे तो ये हो जाएगा 1/343। इस प्रकार से आपको उत्तर बना लेना है। फिर आगे हम देखें 7.5 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचना है। ठीक है, यहाँ पर हम खींच लेंगे AB हो जाएगा 7.5 सेंटीमीटर का। फिर करेंगे क्या, फिर उसके बाद हम एक इस प्रकार से एक किरण खींच लेते हैं AC। ठीक है, और इसको 3 बराबर भागों में हम बांट लेते हैं। उसी एक चाप लेकर के, एक चाप हो गया, 2 चाप हो गया और फिर उसके बाद 3 चाप। यहाँ पर ये C1 C2 और ये हो गया C3 और B को मिलाएंगे, फिर C2 और यहाँ पर हम उसी के समांतर हम यहाँ पर इसको मिला देंगे, फिर C1 को भी मिला देंगे। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि ये बराबर क्या हो गया, 3 भागों में बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर वैसे 7.5 को यदि 3 से यदि भाग करेंगे भी तो हमको मिल जाएगा 2.5 सेंटीमीटर का। तो यहाँ पर 2.5 सेंटीमीटर का ये 3 बराबर भागों में ये बटा हुआ आप बना सकते हैं, कर सकते हैं इस टाइप का रचना। समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। समांतर माध्य यदि आपको ज्ञात करना है तो सबसे पहले सभी संख्याओं का योग करना पड़ेगा। ठीक है, और जितनी भी संख्या हैं 1 2 3 4 5 6 7, 7 से फिर उसको भाग देना पड़ेगा। तो जैसे कि हम सबको जोड़ते हैं तो जोड़ेंगे तो इसका उत्तर आ जाएगा, आप लोग करके देख लेना है, ये हो जाएगा 504/7। तो उत्तर आ जाएगा आपका, जब इसको आप कटाएंगे 504 को 7 से तो फिर आ जाएगा 72। तो 72 इसका उत्तर आ जाएगा। आप कर सकते हैं, वीडियो लंबा ना हो इसके लिए हम थोड़ा जल्दी बना रहे हैं इस चीज़ को, है ना। यदि 20 मजदूर किसी कार्य को 20 दिन में पूरा करते हैं तो 8 मजदूर उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो यहाँ पर हम देखें 20 मजदूर कोई काम को यदि 20 दिन में कर रहे हैं तो 8 मजदूर उसी को कितने दिन में करेंगे, मान लो 100 दिन में करेंगे। तो यहाँ पर हम देखें तो 100 बराबर क्या हो जाएगा, 100 बराबर 20 गुणित 20 और यहाँ पर ये 8 इधर जाकर पक्षांतर हो जाएगा, 8 हो जाएगा इस प्रकार से। तो ये हो जाएगा आपका, देखते हैं यहाँ 2 दूनी 4 और 2 शून्य, यहाँ पर 400/8 हो जाएगा। फिर हम देखें 8 एकम 8, 8 पंचे 40 और 1 शून्य का 1 शून्य। ठीक है, यानी 50 दिन में वो क्या करते हैं, पूरा करेंगे उस काम को। ठीक, अब देखें 2 संख्याओं का योग 64 है। 2 संख्याओं का योग 64 है। यदि दूसरी संख्या पहली संख्या की 3 गुनी हो, ठीक है, तो पहली संख्या हम मान लें 100 तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी 3x, 3 गुनी है तो। ठीक, और दोनों का योग कितना हो रहा है 64, यानी 100 धन 3x को जब जोड़ेंगे तो हो जाएगा 64 और 100 धन 3x बराबर हो जाएगा 4x
बराबर 64। तो 1 से बराबर इधर जो 4 गुणा है इधर पक्षांतर होकर के 64/4 हो जाएगा। तो क्या उत्तर आ जाएगा? जब इसको हम देखेंगे कटा करके तो आपको पता चलेगा कि 4 एकम 4, 4 एकम 4 और 6 में 4 गया, बच गया 2, 6 चौक हो जाएगा आपका 4 छिक्का हो जाएगा 24, यानी 16 उत्तर आ जाएगा 1 से बराबर। तो दूसरी संख्या 3x है, तो 16 का गुणा 3 से हम कर देंगे, है ना, 3 गुणित 16, तो उत्तर आ जाएगा आपका 48। तो क्या पूछा है यहाँ पर? वे संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो पहली संख्या हो गई आपकी 16 और दूसरी संख्या हो गई 48। आगे हम देखें, एक वर्गाकार आकृति का क्षेत्रफल 961 वर्ग मीटर है, तो आकृति की भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर वर्गाकार आकृति का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? वर्गाकार आकृति का क्षेत्रफल भुजा गुणित भुजा, ठीक है, वर्ग के चारों भुजाएं बराबर होती हैं, है ना। तो यहाँ पर लंबाई चौड़ाई की बात नहीं है, कोई भी चतुर्भुज की क्षेत्रफल होती है लंबाई गुणित चौड़ाई, तो यहाँ दोनों सब जगह की भुजा ही भुजा है, तो भुजा गुणित भुजा करेंगे, ठीक है। तो क्षेत्रफल है कितना? 961 वर्ग मीटर। तो भुजा का मान क्या हो जाएगा? भुजा का मान नेक्स्ट स्टेप में करेंगे क्या कि दोनों तरफ हम वर्गमूल ले लेंगे, ठीक है, ये कट जाएगा, ये वर्गमूल कट जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका भुजा बराबर 961 का हम क्या निकाल लेंगे? 961 का हम देखते हैं तो ये 31 का वर्ग होगा, ठीक है, और यहाँ पर ये वर्ग और वर्गमूल कट जाएगा, तो भुजा का मान आ जाएगा आपका 31। तो 31 मीटर ये इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है, भुजा की लंबाई। फिर आगे हम देखें, सर्वसमीका के प्रयोग से 52 गुणित 48 का मान ज्ञात कीजिए। सर्वसमीका का प्रयोग मतलब 52 को हम लिखेंगे 50 धन 2, ठीक है, और उसी प्रकार से 48 को लिखेंगे गुणा यहाँ पर 50 ऋण 2 लिख सकते हैं ऐसा। ये ठीक उसी प्रकार से है जैसा कि a धन b गुणित a ऋण b बराबर क्या होता है? a का वर्ग ऋण b का वर्ग। तो ठीक यहाँ पर a के जगह में 50 आया है, तो यहाँ पर लिख देंगे a का वर्ग में 50 का वर्ग, ऋण b का वर्ग में 2 का वर्ग लिख लेंगे। तो 50 का वर्ग यानी हो जाएगा 5 पछे 25 और 2 यहाँ पर शून्य, यानी 2 शून्य यहाँ पर लिख सकते हैं, यानी 50 का वर्ग बराबर 2500 और ऋण उसमें हो जाएगा 2 का वर्ग यानी 4। जब इसको घटा देंगे तो क्या हो जाएगा? 2496 उत्तर आ जाएगा, ठीक है। फिर आगे हम देखें, शीर्षलंब 6.5 सेंटीमीटर और क्षेत्रफल 26 वर्ग सेंटीमीटर वाले त्रिभुज का आधार ज्ञात कीजिए। यहाँ पर त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 आधार गुणित शीर्षलंब। शीर्षलंब को ऊंचाई भी बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्षेत्रफल दिया है आपका 26 वर्ग सेंटीमीटर और यहाँ पर 1/2 लिख लेंगे, और आधार कितना दिया है? आधार को आपको ज्ञात करना है, 1 से मान लें, और शीर्षलंब कितना है? 6.5। तो जब इसका आधार को एक तरफ रखते हैं, एक तरफ x को रखेंगे और इधर 26 तरफ आपका 1/2 गुणित 6.5 को जब पक्षांतर करेंगे तो हो जाएगा 1/2 तो ऊपर चला जाएगा और बटे इधर हो जाएगा 6.5, ठीक है। अब उसके बाद हम इसको हल करेंगे, तो हल करते हैं तो हम पाएंगे क्या होगा? 26 दूनी हो जाएगा आपका 26 दूनी 2 छिक्का 12 का 2 और 2 दूनी 4 और 1 5 52 हो जाएगा, और इधर ही हो जाएगा आपका 6.5, ठीक है। ऊपर में है 52, नीचे में 6.5। नेक्स्ट स्टेप में करेंगे क्या कि यदि हम दशमलव को इधर थोड़ा ले आएँ, यानी इसको 65 बना दें 6.5 को, तो ऊपर को हम 520 भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जब इसको सरल करेंगे तो होगा क्या? 5 से पहले देंगे 5 एकम 5 और फिर 6 में 5 गया तो हो जाएगा 1 उसमें शेष रहेगा, तो ये हो जाएगा,
ठीक है। फिर 5 दिया हो जाएगा 15। फिर उसी प्रकार से 5 एकम 5 और 5 शून्यम 0 और 5 चौक हो जाएगा 20। फिर 13 का पहाड़ पढ़ेंगे, 13 एकम 13 और 13 अट्ठे 104 हो जाएगा। यानी आपका देख रहे हैं कि आधार आ गया आपका 8 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर आगे हम देखें, एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 5 मीटर, 4.5 मीटर और 3 मीटर है, तो इसमें भरी हुई हवा का आयतन ज्ञात कीजिए। हवा का आयतन क्या होगा? हवा का आयतन लंबाई गुणित, यहाँ पर कमरे की लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई, सबको हम गुणा कर देंगे 5 मीटर, ठीक है। फिर 4.5 मीटर, फिर 3 मीटर को हम क्या कर देते हैं, गुणा कर देंगे। तो गुणा करेंगे तो उत्तर आ जाएगा। अब जब इसको गुणा करेंगे तो यहाँ पर 5 दिया हो जाएगा 15 गुणित 4.5, जब इसको हम गुणा करेंगे तो हो जाएगा, आप जैसे गुणा करते हैं तो 5 पछे 25, हाथ में आया 2, फिर 5 एकम 5 और 2 हो जाएगा 7। उसी प्रकार से 15 चौक हो जाएगा ये 60, तो ये हो जाएगा 675। अब दशमलव के बाद एक अंक है यहाँ पर, तो यहाँ पर दशमलव के बाद एक यहाँ पर रख देंगे, तो ये हो जाएगा 67.5 मीटर गुणित मीटर गुणित मीटर, यानी घन मीटर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा उत्तर 67.5। इसी प्रकार से आगे हम देखें, यहाँ पर प्रश्न है कि x वर्ग ऋण 11 x धन 30 को x ऋण 5 से भाग दीजिए और भागफल ज्ञात कीजिए और बताइए क्या भाजक भाज्य का गुणनखंड है। ये इस प्रकार से प्रश्न पूछा है। तो हम इसे कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, x वर्ग ऋण 11 x धन 30 और ये बटे हो जाएगा x ऋण 5, ठीक है। अब हम ऊपर वाले को लिख सकते हैं कुछ इस तरीके से, इसका जब गुणनखंडन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि x ऋण 5 और x ऋण 6 ये आ जाएगा, ठीक है। आप लोग करके देख लेंगे। तो यहाँ पर x ऋण 5 और x ऋण 5 ये कट जाएगा ऊपर नीचे, यहाँ पर उत्तर आ जाएगा आपका x ऋण 6। ये हो जाएगा आपका भागफल हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा भागफल और शेषफल क्या होगा, शून्य आएगा, शेषफल आएगा शून्य, पूरा पूरा कट गया तो। और इस प्रकार से हम भाजक x ऋण 5 भाज्य x वर्ग ऋण 11 x धन 30 का गुणनखंड है, ये बता सकते हैं, ठीक है। अथवा आपको ज्ञात करना है इसको, और कुछ इस प्रकार से है ये कि x का वर्ग ऋण y वर्ग, ठीक है। अब जब इसका गुणा करेंगे हम यहाँ सबसे पहले 3x ऋण 5y के साथ, और फिर ऋण y वर्ग जो है गुणा करेगा 3x ऋण 5y के साथ। इस प्रकार से जब गुणा करेंगे तो ये प्रोसेस आगे बढ़ेगा और आगे बढ़ेगा, और उसके बाद हम इसको करते जाएंगे हल। या नहीं तो आप ये कर सकते हैं कि शुरुआत से ही आप इस चीज़ का ख्याल ये रखेंगे कि इसको इस स्टेप का ना करके यहाँ पर जैसे कि एक सर्वसमीका का प्रयोग आप कर सकते हैं। ये हो जाएगा x धन y और x ऋण y, इस प्रकार से लिख सकते हैं सर्वसमीका 3 से, ठीक है। और इसका गुणा 3x ऋण 5y के साथ जब होगा तो क्या होगा, यहाँ पर आप देख रहे हैं। तो सबसे पहले हम इनके साथ जब गुणा करेंगे तो हो जाएगा, इसका जब उत्तर आएगा तो कुछ इस तरह से उत्तर आ जाएगा आपका 3x वर्ग ऋण 8xy धन 5y वर्ग, इस तरह से हो जाएगा। और इसका गुणा फिर हम x धन y के साथ फिर करेंगे तो उत्तर आ जाएगा फिर इसका। आप जब इसका पूरा उत्तर करेंगे तो ये हो जाएगा। इसको यदि समझना है तो आप हमें कमेंट कीजिए ताकि हम इससे संबंधित गणित फिर से ला सकें और उसको हम वहाँ पर डिटेल कर सकें। चूँकि ये मॉडल आंसर है तो इसलिए हम आपको शीघ्रता से बनाने का यहाँ पर प्रयास कर रहे हैं, वीडियो अधिक लंबा न हो जाए। ये देखिए इसका उत्तर हो गया 3x का घात 3 ऋण 5x का वर्ग y, फिर है ऋण
3x(y)² फिर धन है 5y⁴। ये इस प्रकार से इसका उत्तर आप लोग बना लेंगे। फिर आगे हम देखें 3200 रुपये पर 12% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज और फिर उसके बाद चक्रवृद्धि ब्याज दोनों की गणना करना है और फिर अंतर ज्ञात करना है। तो सबसे पहले जब साधारण ब्याज ज्ञात करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3200 का साधारण ब्याज हम देखते हैं तो 12 बटे हो जाएगा 100 और फिर 2 समय रहेगा, मूलधन दर गुणित समय। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ब्याज कितना आ जाएगा, ब्याज आ जाएगा, ये शून्य कट गया, ये भी शून्य, ये भी, और हम देख रहे हैं यहाँ पर कि 12 दूनी हो गया आपका 24 और 32 और 24 को जब गुणा करते हैं तो हो जाएगा 4 दूनी 8 और 4 तिया 12। उसी प्रकार से 32 दूनी हो जाएगा 64, तो ये हो जाएगा 8 और 2 4 हो जाएगा आपका 6, 764, इस 768 ये इसका हो जाता है ब्याज। ठीक है, जब इसी को चक्रवृद्धि ब्याज में हम देखते हैं तो चक्रवृद्धि ब्याज में कुछ ज़्यादा ही राशि आएगा। किस तरीके से, आप 3200 का गुणा करेंगे 12% के साथ, सबसे पहले 1 साल का निकालेंगे तो आपको मिल जाएगा कितना, ये कट गया, ये भी कट गया, ये भी, और 32 गुणित 12 यानी हो जाएगा आपका 2 दूनी 4। ठीक है, और फिर है 2 तिया 6। उसी प्रकार से फिर 32 का जब इसमें वो करेंगे तो ये हो जाएगा 4 और 6 2 हो जाएगा आपका 8, 384। फिर 384 जो ब्याज है उसको अगले साल मूलधन के साथ वो जोड़ करके 384 जो ब्याज है फिर एक नया मूलधन तैयार करेगा दूसरे वर्ष के लिए, और ये हो जाएगा आपका, जब 3200 में इसको जोड़ेंगे 384 को तो 3584 हो जाएगा। फिर 3584 का आपको 12% आपको फिर से निकालना है। ठीक है, और फिर हम इसको जब ज्ञात करेंगे तो इसका उत्तर आप पाएंगे कि लगभग जो है ऊपर का गुणा करेंगे तो आपको मिल जाएगा यहाँ पर मिल जाएगा आपको इस तरीके से। ठीक है, बटे 100, और जब इसको 100 को जब हटाएंगे तो ये हो जाएगा 4014.08। तो जब यहाँ पर 4014.08 में 3200 को फिर घटाते हैं तो अंतर उसमें से पता चल जाएगा कि कितना अतिरिक्त पड़ता है। यहाँ पर देखते हैं कि 814.08 रुपये ये अंतर रहेगा। ठीक है, इतना ब्याज ये बनेगा, समझिए। ठीक है, ये तो हो गया आपका ब्याज। तो यहाँ पर 814.08 में 768 को जब हम घटाएंगे तो पता चल रहा है कि 46.08 रुपये अतिरिक्त ये देना पड़ता है ब्याज में। ठीक है, ये इस तरीके से आप कर सकते हैं। अब इसको हम एक बार इरेज कर दें ताकि दूसरे प्रश्न का उत्तर हम बना सकें। ठीक है, ओके। भारत सरकार ट्रैक्टरों का पर लागत मूल्य 11% उत्पादन कर लगाती है। यदि कारखानों में एक ट्रैक्टर की उत्पादन 12,000 रुपये है तो प्रति ट्रैक्टर उत्पादन कर की राशि ज्ञात कीजिए। यहाँ पर हम देखें तो उत्पादन कर बराबर क्या होता है, जो भी लागत मूल्य है, लागत मूल्य में कर दर लगेगा। ठीक है, और बटे उसका क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर जैसा कि लागत मूल्य है एक ट्रैक्टर उत्पादन की लागत मूल्य 12,000। ठीक है, और उस पर जो कर दर कितना है कर, ये है 11%, तो ये हो जाएगा 11%। तो जब इसको हम हल करेंगे तो हो जाएगा, शून्य कट गया, 120 गुणित 11, तो 120 गुणित 11 हो जाएगा आपका 120, और 120 ये 1320 रुपये। ये
प्रति ट्रैक्टर उत्पादन कर की राशि रहेगी। ठीक है, इस तरीके से आप बना सकते हैं। फिर आते हैं हम दीर्घ उत्तरीय में। आपको बनाना है सम चतुर्भुज ABCD की रचना करना है। विकर्ण उसका AC रहेगा, AC और उसका मान रहेगा 6 सेंटीमीटर तथा BD 8 सेंटीमीटर रहेगा। और फिर रचना के पद भी आपको लिखना है। तो ये काम आप स्वयं करें अपने कॉपी में। वैसे मैं हल्का सा मैं बता दूं कि सबसे पहले आपको कच्चा चित्र बनाना है। कच्चा चित्र ABCD की रचना करना है। ABC समचतुर्भुज की बात हो रही है तो वर्ग रहेगा ये। ठीक, और यहाँ पर हम देखें BD, यदि हम लिख लें AB है ना, और यहाँ पर C और ये D लिख लें तो BD की मान क्या है 8 सेंटीमीटर। और उस प्रकार से विकर्ण है AC, तो यहाँ पर AC का मान लिखना है हमको। 1 मिनट। ठीक है, यहाँ पर करना क्या है हमको, यहाँ पर कुछ इस तरीके से है कि BD ऐसा नहीं है कि AC आपको लिखना है, इस तरह से लिखना है। यहाँ पर AB और ये हो जाएगा C और D। तो AC का मान कितना है आपका 6 सेंटीमीटर और इस तरीके से आपको BD 8 सेंटीमीटर। रचना के पद भी बनाना है। तो सबसे पहले आप जो भी काम करेंगे उसको क्रम से आप करते रहेंगे। यदि आपको ये प्रश्न नहीं बन रहा है तो आप कमेंट कीजिए, हम इसका डिटेल वीडियो बना करके बताएंगे। अभी फ़िलहाल इस पर बता पाना मुश्किल है क्योंकि आपको स्केल भी चलाना है और साथ में प्रकार की सहायता से सारा रचना का पद करना है, तभी जाकर के बनेगा। एक चतुर्भुज PQRS की रचना कीजिए जिसमें PQ 3 सेंटीमीटर, PQ 3 सेंटीमीटर, फिर QR 4 सेंटीमीटर, QR हो जाएगा 4 सेंटीमीटर, फिर RS 3.5 सेंटीमीटर और फिर PS का मान क्या हो जाएगा 4.2 सेंटीमीटर। फिर है QS आपका जो QS है, ये वाला QS विकर्ण, वो हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। इसको भी क्रम से आपको रचना के पद लिखना है, तब जाकर के बनने वाला है। तो आशा है आप लोग इस चीज़ को बना लेंगे। और फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 में। एक बेलनाकार टंकी की त्रिज्या 2.8 सेंटीमीटर और ऊंचाई 3.5 मीटर है, तो उस टंकी की धारिता ज्ञात कीजिए। जैसा कि टंकी की धारिता होती है, टंकी की धारिता हो जाएगा आपका पाई R वर्ग H। ठीक है, उसका धारिता मतलब उसका जितना भी आयतन है। ठीक है, तो बेलन का आयतन हो जाएगा पाई R वर्ग H। और यहाँ पर R क्या है, R है त्रिज्या का मान है, तो हम उसके मान को रख लें। और H क्या है, ऊंचाई है, तो हो जाएगा ये कि पाई लिख लेंगे। और उसके बाद यहाँ पर जो त्रिज्या का मान है 2.8, उसका वर्ग यानी इसको गुणा करेंगे 2.8 गुणित 2.8 और फिर गुणा हो जाएगा आपका 3.5, ये हो जाएगा ऊंचाई। जब इनको हम गुणा करते हैं और यहाँ पर हम पाते हैं कि पाई का मान भी हम लिख सकते हैं 22/7 के रूप में। तो पाई का मान यदि हम लिखें 22/7 के रूप में, ठीक है, तो या फिर 22/7 भी लिख सकते हैं, या फिर हम लिख सकते हैं 3.14, ऐसा कुछ है इसका, अभी देखेंगे इसका। तो यहाँ पर जब इस प्रकार से रहेगा तो इसका फिर आपको जो है इसको सरल करना है, इसको गुणा करना है आपको। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 21, 7 चौक 28। ठीक है, ये कट जाएगा 7 एकम 7 और 7 चौक 28, तो ये हो जाएगा 0.4। फिर आगे हम ऊपर का जितना भी है उसको गुणा करेंगे। क्या करेंगे, 22 गुणित
4 ये हो जाएगा, 22 गुणित 4 88 हो जाएगा। फिर 88 का गुणा 28 के साथ करेंगे, जो भी मान आएगा 28 के साथ यदि गुणा करते हैं तो 88 के साथ 28 का जब गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2464 हो जाएगा। फिर इसका गुणा हम 35 के साथ करेंगे और 35 के साथ जब करते हैं तो उत्तर आ जाएगा, ये आ जाएगा जब इसका जब गुणा करेंगे तो 86,240। और हम देख रहे हैं कि दशमलव के बाद कितना यहाँ पर अंक है, 1, 2 और 3 अंक। तो वहाँ पर हम दशमलव लगाएंगे जहाँ पर उसके बाद 3 अंक आए, जैसा कि 6 और 2 के बीच में हम दशमलव लगाते हैं तो हो जाएगा आपका 86.24 घन मीटर। ये इसकी क्या हो जाएगी, टंकी की धारिता हो जाएगी। फिर अगला हम प्रश्न देखें, यदि ये दोनों में से एक बनाना है आपको, इस टाइप का अथवा मिलेगा आपके प्रश्न पेपर पर, हम फिलहाल दोनों को बता रहे हैं। एक बेलन के वक्राकार भाग का क्षेत्रफल 1000 पाई वर्ग मीटर है, ठीक, और उसका व्यास है 20 सेंटीमीटर, तो बेलन की ऊंचाई कितनी होगी। तो यहाँ पर हम देखें तो बेलन के वक्राकार भाग का क्षेत्रफल ये हो जाएगा 2πr/h, ठीक है, जहाँ पर r क्या है, त्रिज्या है, और h क्या है, ऊंचाई है। तो जैसे कि त्रिज्या का मान यहाँ पर कितना है, त्रिज्या का मान, यहाँ तो व्यास का मान है 20 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या का मान हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, ठीक। हमको बेलन की ऊंचाई ज्ञात करना है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे, चूँकि यहाँ बेलन के वक्राकार भाग का क्षेत्रफल कितना है, 1000 पाई है, तो यहाँ पर हो जाएगा 2π और r की जगह में हम लिखेंगे 10 और h हो जाएगा मान, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में करेंगे क्या, h को एक तरफ रखते हैं, हाइट को, और ये जो हैं इनको हम पक्षांतर कर देंगे इधर, तो 1000 पाई और ये इधर पक्षांतर होकर के आएगा, तो इसके साथ बटे हो जाएगा 2π गुणित 10। यहाँ पर हम देखें तो पाई तो कट जाएंगे और साथ में ये शून्य कट जाएगा, ये भी शून्य, एक शून्य कट जाएगा, फिर 2 एकम 2 और 2 पंचे हो जाएगा 10 और एक शून्य का एक शून्य, यानी 50 आ जाएगा, ठीक है। तो 50 सेंटीमीटर इसका उत्तर आपका बन जाएगा। तो आशा है आप लोगों के सारे प्रश्न के उत्तर हमने देने का प्रयास किया है। चतुर्भुज की रचना यहाँ हो न पाया, इसके लिए हम बहुत ही जल्दी एक गणित का एक वीडियो लाएंगे जिस पर हम चतुर्भुज की रचना आपको करते हुए दिखाएंगे। तो आशा है आप लोगों को पूरी समझ में आ गई होगी। इसी तरीके से आप हमें देखते रहें और चैनल में यदि नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद शुरू से आखिरी तक देखने के लिए। नमस्कार।